गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग रीढ़ की हड्डी ये नया लेसन सीखेंगे। इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। बराबर। अभी ये लेसन का नाम रीढ़ की हड्डी मतलब क्या है? बैकबोन। बराबर। मतलब प्रतिष्ठित जो समाज होता है ना, वो अपनी क्या बोलते हैं ना, प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये इस पूरे के पूरे लेसन में अपने को बताया गया है। और जब उनकी रीढ़ की हड्डी मतलब ये जो बैकबोन है, पीछे का जो कड़ा बोलते हैं जिसको मराठी में, वो जब किसी सामने वाले आदमी से जब उसकी चोरी पकड़ी जाती है ना, तो वो झुक जाता है। बराबर। इसीलिए इसका नाम क्या दिया है? रीढ़ की हड्डी दिया है। मैं थोड़ा सा ये जो पार्ट है इसके बारे में पहले आपको बताऊंगी कि इसमें एक लड़की होती है जिसे देखने के लिए एक लड़का आता है, और वो लड़के की ऐसी ख्वाहिश होती है कि वो लड़की कम पढ़ी लिखी हो। वो लड़के की नहीं, उसके पूरे खानदान की कम पढ़ी लिखी हो, और वो सब कुछ उनका कहा माने, और ऊपर से क्या है, उनको दहेज भी दे। लेकिन जब वो जो लड़की होती है ना, वो जब उस लड़के के बारे में कुछ ऐसी बातें जानती है जिसके वजह से उसकी रीढ़ की जो हड्डी है वो झुक जाती है। समझ में आया? ये बताना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए पहले ही, नहीं तो लेसन को रीढ़ की हड्डी नाम क्यों दिया है ये आपको समझेगा नहीं। और लेसन बड़ा है, लेकिन हिंदी के लेसन जो होते हैं ना, वो कनेक्टेड होते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से लिखे हुए हैं, तो आप लोगों को वो समझता जाएगा। ओके। सबसे पहले देखना, ऊपर दिया है पात्र। पात्र मतलब क्या है? जो भी कैरेक्टर है इसमें काम करने वाले, उसके बारे में जानकारी दी है। पहला है उमा। उसका नाम वो क्या है? एक सुशिक्षित युवती। मतलब जब भी अभी मैंने बताया ना आपको कि बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की। राम स्वरूप उमा के पिता, उसके डैड। प्रेमा उमा की माँ, और शंकर युवक जो उसे शादी करने के लिए देखने के लिए आता है। गोपाल प्रसाद शंकर के पिता। यही इसी के ऊपर ये पूरा लेसन घूमेगा फिरेगा। और एक इनका नौकर है रतन, राम स्वरूप का नौकर। मतलब क्या है? उमा के पिता के घर में ये काम करता है। बराबर। जब भी आप वीडियो देखोगे बाजू में बुक ओपन रखो, ये मैंने बार बार आपको कहा है। ओके, तो ही आपको लेसन समझता जाएगा। एक कमरा। अभी देखो ये क्या है? एक ड्रामा है, तो एक कमरा पहले आता है। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र की है। अधेड़ उम्र के मतलब क्या है? बहुत ही बूढ़े नहीं, बहुत ही जवान नहीं, बीच वाली उम्र। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त को मतलब ऐसे अपने ये क्या बोलते हैं, बेड को पकड़ पकड़ कर वो आ जाते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ा है, और उसका एक दूसरा जो सिरा होता है, दूसरा जो टोक बोलते हैं, एज जो बोलते हैं, वो उनके नौकर ने पकड़ी है। बराबर। देखो राम स्वरूप, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। उधर मतलब क्या है? वो ऐसा, वो लोग देखने के लिए आने वाले हैं, इसके लिए एक क्या लेकर आते हैं? तख्त लेकर आते हैं, टेबल जैसा आप समझो, लेकिन थोड़ा बड़ा। तो वो दोनों पकड़कर वो लेकर आते हैं। कौन? उमा के पिताजी और उनका नौकर राम स्वरूप। रतन, बिछा दे साहब। मतलब क्या है? अभी ये क्या करेंगे? तख्त के रख जाने की आवाज आती है, और बाद में रतन क्या पूछता है? बिछा दे साहब। मतलब अभी खाली तख्त कैसे रखेंगे, उसके ऊपर कुछ बिछाना भी पड़ेगा ना अच्छे से। राम स्वरूप जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? मतलब क्या है कि इतना पसीना क्यों आया? मैंने तो तुझे हेल्प भी की। बराबर। अभी ये क्या है ना, राम स्वरूप नौकरों से थोड़ी आड़ी टेढ़ी बात करते थे, तो उनका वो जो बोलने का टोन है वो इसी तरह है। रतन तख्त बिछाता है और ही करके हंसता है। राम स्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। मतलब क्या है? अभी वो जो लड़की है वो हारमोनियम और सितार दोनों में से एक कोई चीज से के ऊपर क्या करेगी? गाना गाएगी। बराबर। देखने वाले जो लोग आते हैं ना पुराने ज़माने में, तो आप अपनी लड़की मतलब आपकी लड़की कैसे, उसका गला कैसे है, वो गाती कैसे है, ऐसा भी पूछते थे। बराबर। जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछा देते हैं। बराबर। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी हुई है। राम स्वरूप, क्या हुआ? प्रेमा,
तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। अभी देखो लड़की देखने का प्रोग्राम होता है तो मम्मी डैडी को ज़्यादा टेंशन होती है, तो पिताजी अपने वाइफ को मतलब अपनी मतलब उमा की जो माँ है उसको बोलते हैं कि इसको बहुत अच्छे से सजा सवर के नीचे लेके आ, ताकि लड़का इसे एकदम फटाक से पसंद करे। बराबर। प्रेमा वो हो गया रामस्वरूप। अरे हाँ देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। करीने से मतलब क्या है, तरीके से आए, क्योंकि उसे देखने के लिए आ रहे तो जरा अच्छे से बिहेव करे। ये लोग जरा ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। समझ में आया। प्रेमा और लड़का रामस्वरूप। बाप शेर है तो लड़का सवा शेर, मतलब बाप तो बोलता है कि चलो थोड़ी पढ़ी लिखी है तो भी चलेगा, मतलब थोड़ा सा, लेकिन बेटा तो बोलता है पढ़ी लिखी जितनी कम हो उतनी अच्छी। बराबर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। देखो खुद तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। मतलब देखो उनको सिर्फ और सिर्फ समाज में लड़की किस लिए चाहिए कि शादी के लिए चाहिए। उसमें उसकी कोई भी उस लड़की की इच्छा महत्वाकांक्षा उनके लिए कुछ मायने नहीं रखती है। और ऊपर से अगर लड़की पढ़ी लिखी नहीं होती है ना तो वो सारा पति का मानती है, कहे ना। बराबर। ये उसको बराबर से पता था और इसीलिए उन लोगों को लड़की कैसी चाहिए थी, कम पढ़ी लिखी चाहिए थी, ताकि वो उनके हाथ के नीचे बराबर से दबी रहे। समझ में आया लेसन में क्या बताया है। यहाँ पे सारे पात्रों को बराबर से देखना। उमा, बाद में रामस्वरूप उसके पिता, फिर प्रेमा उसकी माँ, और शंकर युवक है जो उसे देखने आता है, लेकिन उसका और गोपाल प्रसाद उसके पिता दोनों का कहना क्या है कि लड़की कम पढ़ी लिखी हो। समझ में आया। अभी आगे देखना। रतन, बाबूजी बाबूजी धीमी आवाज में, मतलब उनका नौकर आता है। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांक कर। अरे प्रेमा, वे आ भी गए। मतलब क्या है, वो दरवाजे से बाहर जाते, झांकते और देखते तो अरे बाप रे, लड़के वाले तो आ गए। तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। है आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। है मतलब हर बार वो हंसते ही रहते हैं। मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई। देखो अभी क्या है ना, इसमें प्रेमा के जो पिता है वो अपने वाइफ को बोलते हैं कि प्रेमा को समझा देना, जरा मेहमानों के लिए गा दे, वरना अच्छा नहीं लगेगा। ओके। और बाद में वो गोपाल प्रसाद से भी पूछते हैं कि आपको मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई। गोपाल प्रसाद खखरा कर, मतलब थोड़ा सा गला साफ करके बोलते हैं, नहीं, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं, तांगे वाले को पता था इसीलिए मिल गया। रामस्वरूप हाँ, लड़के की तरफ मुखातिब होकर मतलब क्या, उसकी तरफ देखकर। और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं। शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। कॉलेज में छुट्टी नहीं है, लेकिन पिताजी ने बुलाया, प्रोग्राम है लड़की देखने का, तो वीकेंड में चला आया। रामस्वरूप तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। मतलब क्या है, अभी क्या 1 साल में आपको डिग्री मिल जाएगी मेडिकल की। शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। मतलब क्या है, वो इतना भी होशियार नहीं था। साल 2 साल मतलब शायद केटी बेटी लग गई तो 1 साल के 2 साल भी हो सकते हैं। समझ में आया। रामस्वरूप साल 2 साल। शंकर हंसते हुए, अभी है वहां पे मैं बोलूंगी हंसते हुए। जी 1 साल का मार्जिन रखता हूँ मतलब देखो उसको खुद को भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए वो बोलते समय भी 1-2 साल बोलता है। 1 साल का मार्जिन मतलब 1 दूसरे सब्जेक्ट में केटी आ गई तो मैं अगले साल क्लियर करूंगा। बराबर। गोपाल प्रसाद अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। देखो लड़की देखने से ही पहले बिजनेस की बातचीत करते हैं। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस? ओह अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए, अभी बिजनेस यानी दहेज। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं। तकल्लुफ मतलब आप ये इतनी तकलीफ मत कीजिए नाश्ते की। रामस्वरूप हंसते हुए, तकल्लुफ किस बात का, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ पे तशरीफ लाए। मेरी बहुत बड़ी तकदीर है कि आप जैसे आप परिवार खानदान मेरी लड़की को मिलेगा, जिसका लड़का आज ना कल तो डॉक्टर बनने ही वाला है। बराबर। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से, क्यों, क्या हुआ। शंकर कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद झुककर क्यों बैठते हो,
ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं कि शंकर की बैकबोन मतलब क्या है। देखो, शंकर की बैकबोन मतलब क्या, रीढ़ की हड्डी क्या है, एकदम एकदम क्या है, अच्छी नहीं है। इसीलिए तेरे को हमेशा तेरे फ्रेंड्स भी चिढ़ाते हैं कि इसकी बैकबोन देखो कैसी है, झुकी हुई। समझ में आया? अभी देखो, और वो ये भी कहते हैं कि ब्याह तय करने को आए हैं, लड़की देखने को आए हैं, तो एकदम ऐसे एकदम थाट से बैठना चाहिए। ओके। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं, मतलब क्या है, वो सब डिश विश रखते हैं ना, तो फिर चाय की ट्रे ले लाकर मेज पर रख देता है राम प्रसाद, तो वो बोलता है ना इतनी तकल्लुफ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो बेचारे करते हैं। इसीलिए गोपाल प्रसाद यानी क्या, लड़के के पिताजी क्या कहते हैं, आखिर आप माने नहीं, मतलब क्या, आप चाय लेकर ही आए। रामस्वरूप, चाय प्याले में डालते हुए, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? बराबर। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और जरा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। शंकर खक्काक कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। बराबर। मतलब क्या है, अपने पिताजी को उनसे सुनते हुए देखता है कि आधा दूध चाहिए, आधी चाय चाहिए और उसमें शक्कर ज़्यादा चाहिए, तो अपने पिताजी को वो थोड़ा सा टॉन्ट मारता है क्या कि आजकल क्या करेगी सरकार, चीनी ज़्यादा खाते हैं ना, या चीनी के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे। हो गया। देखो यहाँ पे लड़का भी अपने पिताजी को टॉन्ट मारता है, पिताजी भी लड़के को मारते हैं। कभी मारते हैं, वो बोलते हैं ना कि जरा सीधा बैठ, इसीलिए तेरे फ्रेंड्स बोलते हैं बैकबोन, शंकर की बैकबोन। समझ में आया? अभी आगे। गोपाल प्रसाद, चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि उसके तिजोरी में ज़्यादा पैसा जमा हो, तो सरकार ने क्या करना चाहिए, एक ही चीज़ के ऊपर टैक्स लगानी चाहिए। देखो कौन सी? रामस्वरूप, वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर दोनों भी हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब की देने वाले चू भी नहीं करेंगे। मतलब क्या है कि जो हम लोग पाउडर खरीदते हैं, मेकअप का सामान खरीदते हैं या ब्यूटी पार्लर जाते हैं, उसके ऊपर टैक्स लगाओ। लोग तो बाल कटवाने को जाने वाले हैं, भले औरत हो भले मर्द हो, बाद में अपना मेकअप करने के लिए सामान लेने को जाने ही वाले हैं। इसीलिए आपको क्या है, चीनी के ऊपर टैक्स लगाने से अच्छा किसके ऊपर लगानी चाहिए, खूबसूरती के ऊपर लगानी चाहिए। बराबर। आगे देखो। रामस्वरूप, वाह वाह, खूब सोचा आपने, वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेडअप हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठती भी न थी। मतलब क्या है, उठती भी न थी। मतलब क्या है ना, पुराने ज़माने में सौंदर्य को इतना हम लोग ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। ठीक है, ठीक ठाक है दिखने में हम लोग, कुछ इतना मेकअप की भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आजकल तो क्या है, सारे लोगों को मेकअप की बहुत ज़रूरत लगती है। बराबर। ऐसा दोनों में थोड़ी सी बातचीत होती है। अभी गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही बोलते हैं, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ही ज़रूरी है, और जायज़ा तो मिल ही जाएगा। जायज़ा मतलब क्या, जन्मपत्री तो मिल ही जाएगी, लेकिन लड़की सुंदर होनी चाहिए। देखो हाँ, ये लोग किस तरह के हैं, इनको लड़की पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, लेकिन खूबसूरत होनी चाहिए, ताकि अपना बच्चा जब उसको समाज में लेकर जाए तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, वाह वाह क्या आपकी बीबी है, दिखने में बहुत सुंदर है, और मुंह दिखाई की रकम भी अच्छी मिलनी चाहिए। समझ में आया? देखो हर चीज़ में वो बिजनेस ढूंढते हैं। अभी आगे। रामस्वरूप, जिस जायजे का मिलना क्या मुश्किल बात है। रामस्वरूप बोलते हैं, मतलब लड़की के पिताजी बोलते हैं, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद मिला हुआ समझिए। मतलब क्या है, भगवान के चरणों में दोनों की जन्म पत्री रख देंगे, पंडित को दिखाने की जरूरी ही नहीं है, तो क्या होगा, अपने आप भगवान क्या कर लेंगे, इनकी कुंडली मिला देंगे। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि अभी उनको बिजनेस की बातें करनी है ना, दहेज की। गोपाल प्रसाद, लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई पुलाई कर ले बस। रामस्वरूप, अभी उसके पिताजी हंसकर, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। बराबर। उमा
अभी ये किसके लिए है, तो लड़की को कह दे कि पान लेकर आए, बराबर। उमा पान की तस्करी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर हो उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखाई देता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। अभी उसको क्या है ना, चश्मा था, तो उसका चेहरा जब भी वो दोनों भी देखते हैं तो एकदम से चौंक उठते हैं। अरे बाप रे, लड़की को तो चश्मा है। देखो, पुराने ज़माने में चश्मा होना बहुत ही बुरी बात मानी जाती थी। अभी तो क्या है, बचपन से चश्मा लग जाता है सभी बच्चों को, लेकिन पुराने ज़माने में वो बिल्कुल बात नहीं चलती थी इसके लिए। और उनका तो आप लोगों ने देखा क्या है, उनको लड़की बहुत सुंदर चाहिए, तो चश्मा अगर होगा तो वो सुंदर नहीं दिखेगी। समझ में आया? अभी तक के लेसन में इतना तो समझा आपको कि लड़का और लड़के के पिताजी दोनों भी किस इंटेंशन से इस घर में आए थे। तो लड़की कम पढ़ी लिखी हो, वो दिखने में खूबसूरत हो, क्योंकि समाज में जब उनका लड़का उसको लेकर जाए तो लोग उसकी वाह वाह करें और मुंह दिखाई की रकम भी अच्छी मिले। उसके बाद उन्होंने क्या है, तो जब वो लड़की आती है चश्मा पहनती है तो दोनों भी बहुत क्या बोलते हैं ना, उनका दिल एकदम दहल जाता है। अरे बाप रे, कैसी लड़की है ये, बराबर। और उनका एक कहना क्या होता है, सिलाई पुलाई आए बस, बराबर। ये सब कुछ ये लेसन के बारे में अभी तक जो बताया गया है वो जस्ट आपको ऐसे समझो इंट्रोडक्शन है। अभी ये जो लड़की कुछ कहेगी और बाद में उस लड़के की असलियत सामने लाएगी, तभी आपको ये लेसन रीढ़ की हड्डी जो है वो समझ में आएगा। अभी देखो, गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ बोलते, चश्मा, अरे बाप रे। राम स्वरूप जरा सक पका कर, मतलब जरा डरा हुआ, क्योंकि लड़की का पिता था, एक्चुअली उसने ये बात बोलनी चाहिए थी उनको। जी वह तो वह ऐसे बेचारे डर जाते। पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लगी थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। ज़्यादा नहीं, डॉक्टर ने बोला थोड़े दिन लगाओ, फिर लगाने की ज़रूरत नहीं। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं ना कुछ, मतलब उसको डर लगता है कि शायद लड़की बहुत पढ़ी लिखी है इसीलिए चश्मा लगा है, ऐसा उसके मन में आ जाता है। राम स्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना, इसलिए वो गई थी डॉक्टर के पास और चश्मा लेके आई। गोपाल प्रसाद, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। राम स्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, अपने बाजे वाजे के पास, मतलब क्या, वो जो सितार हारमोनियम रखा है ना उसके पास। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, मतलब क्या, वो चलकर उस तख्त के यहाँ पे जाती है तो वो लोग देखते हैं कि पैर भी अच्छे हैं ना इसके, चेहरे पर भी छवि है, मतलब चेहरे पर भी तेज है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है, बराबर। मतलब क्या है कि इसको कुछ गाना बजाना आता है क्या? राम स्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एकाध गीत सितार के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरिधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झेपी सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एकदम से रुक जाती है। देखो अभी उसको क्या याद आता है। राम स्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा, उसके पिताजी कहते हैं। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छी गाती है, बराबर। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है, वो अपना सितार लेती है और अंदर जाने को चली जाती है। गोपाल प्रसाद बोलते हैं उसके पिताजी लड़के के, अभी ठहरो बेटी। राम स्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा, मतलब क्या, थोड़ी और देर तक बैठो, कुछ बातें करनी है तो करो, ऐसे वो बोलते हैं। गोपाल प्रसाद उमा से कहते हैं, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? अभी देखो मतलब क्या है, पहले सिलाई पुनाई आनी चाहिए, फिर गाना आना चाहिए, फिर पेंटिंग भी आनी चाहिए, बराबर। ऐसे वो एक एक उसको पूछते हैं। राम स्वरूप, हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, वह जो तस्वीर टंगी हुई है ना कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वह उस दीवार पर भी जो है वो भी इसी ने बनाई है। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह? राम स्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, इसी के जिम्मे मतलब इसी के ऊपर रहती है जिम्मेदारी, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी, मतलब मेरे ये जो शर्ट है वो भी यही सिलाती है। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम बिनाम भी जीते थे, मतलब क्या, तुम्हारे पिताजी ने बोला था कि मेरी लड़की ने स्कूल में रहते कुछ इनाम भी जीते हैं, तो ऐसा मैंने सुना है। उमा चुप हो जाती है। देखो हाँ, ब्लू कलर के इसमें क्या लिखा है। राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुका है। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और राम स्वरूप सकपकाते हैं। राम स्वरूप, जवाब दो उमा।
गोपाल से, हाँ हाँ जरा शर्माती है, इनाम तो इसने बहुत सारे क्या है लिए हैं, बराबर, ऐसे रामस्वरूप कहते हैं। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज में, मतलब क्या है थोड़े नाराज हो जाते हैं क्योंकि वो उनकी लड़की कुछ बोल ही नहीं रही है। जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए, मतलब क्या है, अभी वो बोलते हैं कि इसे भी मुंह खोलना चाहिए, आप ही बता रहे हैं कमीजें भी सिलाती है, ये इधर का पेंटिंग भी उसका है, उधर का पेंटिंग भी उसका है। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है वरना छोड़ देता है। मतलब क्या है, जिस तरह से कुर्सी या टेबल लेने के लिए हम दुकान में जाते हैं, हमको वो चीज़ अच्छी लगती है, हम लोग पैसे देते हैं और उसे खरीद कर लेकर आते हैं, उसी तरह से आपने क्या किया है, मेरा भी एक तरह का क्या किया है, यहाँ पे ये लोग आए हैं, मुझे देखने के लिए आए हैं, अगर मैं इनको अच्छी लगी तो ठीक है वरना हो गया। इस तरह से वो अपनी बात जरा मजबूत स्वर में कहती है। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं, एकदम से चौंक कर खड़े हो जाते हैं उसके पिताजी, ये ऐसी लड़की अपने क्या कह रही है कि मैंने इसको बेचने के लिए खड़ा किया है। उमा 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 अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद ताव में आकर यानी गुस्से में आ जाते हैं। बाबू रामस्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यह बुलवाया था। उमा तेज आवाज में बोलती है फिर, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती तो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं, मतलब क्या है, हमारी तो बेइज्जती हो ही रही है लेकिन आप भी कुछ नाप तोल कम नहीं कर रहे। शंकर अभी लड़का भी बोलता है, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो। रामस्वरूप चुप हो जाते। गोपाल प्रसाद पूछते हैं कि अभी इतना आवाज से बोल रही है, मतलब कॉलेज में जरूर पढ़ी होगी। जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। अभी समझ में आया, ये इनका जो पुत्र है वो बहुत सीधा साधा इंसान नहीं है, तो लड़कियों के पीछे ये हॉस्टल तक गया था और वहाँ पे पकड़ा भी गया था, ऐसे इस लड़की को पता चलता है। देखो मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किसी तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। मतलब क्या है, जब इनको पकड़ा गया तब एक नौकरानी ने क्या किया, इनकी छुटका की थी कि जाने दो साहब, ये अच्छा लड़का है, एक बार माफ़ कर दो। इस तरह से इनकी यहाँ से क्या हो गई थी, लड़कियों के हॉस्टल में से ये भागकर आपके साहबजादे निकले थे, ऐसा वो कहती है। रामस्वरूप उमा उमा मतलब अपनी लड़की को जरा बोलते हैं। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। देखो इनके लड़के में खोट है, फिर भी क्या बोलते हैं, आपने मेरे साथ दगा किया है, मतलब धोखा दिया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। बीए पास मतलब लास्ट ईयर तक पढ़ी है, बीए मतलब आर्ट्स में उसने स्पेशल किया है, और आपने कहा है सिर्फ एसएससी तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहते हैं। उमा जी हाँ, जाइए जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह भी पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। रीढ़ की हड्डी है मतलब क्या है, इसमें कुछ इज्जत, उसकी खुद की कुछ इज्जत है या नहीं है, यानी बैकबोन, बैकबोन समझ में आया। रीढ़ की हड्डी यानी ये क्या है, बैकबोन जो होता है ना, वो किसकी निशानी होती है, इज्जत की निशानी होती है। जो समाज में अच्छे कार्य करते हैं वो हमेशा कैसे चलते हैं, सीना तान कर चलते हैं, और जो कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं तो वो कैसे चलते हैं, चोरों के माफिक झुक कर चलते हैं। अभी समझ में आया। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा भी है, मतलब वो कुछ भी कर भी नहीं सकते, और उनके लड़के के रुलासापन दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है, मतलब लड़का भी थोड़ा रुआ सा हो जाता है, उसका भी चेहरा थोड़ा रोने जैसा हो जाता है, और उमा भी क्या हो जाती है, चुप हो जाती है। समझ में आया। मतलब क्या है, ये जो दहेज की जो प्रथा चल रही है, मतलब लड़की सुंदर होनी चाहिए, पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, उसको घर के सारे कामकाज आने चाहिए, सिलाई बुलाई आनी चाहिए, बाद में पेंटिंग भी आना चाहिए, ये सब कुछ उसको आना चाहिए, लेकिन कम पढ़ी लिखी होनी चाहिए और ऊपर से खूबसूरत होनी चाहिए। ये जो समाज का जो देखने का नज़रिया है वो बहुत ही गलत है। ये इस पाठ में उस लड़की ने जोर शोर से अपने आवाज़ में यहाँ पे कहा है। समझ में आया।
अभी देखो, शब्द संसार तख्त यानी लकड़ी की बनी हुई बड़ी चौकी जो दोनों पकड़कर लेकर आते हैं। तश्करी यानी छोटी ताली जिसमें से वो चाय लेकर आता है उनका नौकर। खकराना यानी गला साफ करना। और तकल्लुफ यानी शिष्टाचार, मतलब क्या, फॉर्मेलिटीज। ओके, अभी तुम लोगों को ये लेसन लगता है 2-3 पेज का, लेकिन बहुत ही छोटा छोटा है, इतना इतना सा। तो आप लोग ये बहुत अच्छे से पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। मैंने पहले भी बहुत बार आपको यही बताया है कि फुल हिंदी में अपना पोर्शन बहुत ज़्यादा है। देखो कितना है, 11 and 11, तो 22 अपने को कंप्लीट करने हैं। तो इस हिसाब से ये जो फर्स्ट इकाई है इसमें से और सेकेंड इकाई का और थोड़ा सा पार्ट हो जाएगा, तब अपना टर्म पूरा होता है। तो इसके लिए माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों को बहुत ही टाइम पे सबमिशन करना ज़रूरी है, ये ध्यान में रखो। समझ में आया? थैंक यू।